चलिए देखते हैं मेरे भाई पॉलीथीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, आज की क्लास में पूरा हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मोस्ट टाइम की मैं बता देता हूँ, योगात्मक बहुलक, संघनन बहुलक का अंतर आता है, डेफिनेटली पूछा जाता है मेरे भाई। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पूछा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा पढ़ने वाले हैं आज, तो देखिएगा। ये तो मैं ये बोलूंगा कि इस चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है छोड़ने योग्य है। ठीक है, तो सभी चीजों को पढ़ना बहुत बड़ा नहीं है। बहुलक का वर्गीकरण, तो बहुलक का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो उनके सोर्स के अकॉर्डिंग किया गया है। जैसे कि देखिए डिफरेंट, ठीक है, प्राप्ति के सोर्स पर, प्राप्ति के आधार पर, ठीक है, प्राप्ति के आधार पर, उसमें डियर स्टूडेंट उसके संरचना के आधार पर, किस चीज पर, संरचना स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ओके डियर स्टूडेंट, उसमें जो है पाया जाने वाला जो है बंधों के आधार पर, बल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, बल के आधार पर। ठीक है, और डियर स्टूडेंट उसके संश्लेषण के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, संश्लेषण के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर। तो इतना जो है 4 भागों में बांटा गया। अब इन 4 भागों को अगेन क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो है प्राकृतिक बहुलक, ठीक है, और दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक। ठीक है, संश्लेषित बहुलक। अब पूरा को नहीं लिखूंगा अभी, मैं एक एक करके पहले पढ़ाते जाता हूँ, उसके बाद लिखते जाता हूँ। तो प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? ऐसे बहुलक जिनका प्राप्ति का सोर्स जो प्रकृति से, जैसे पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऐसे बहुलक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे गोंद है, गोंद एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है, बताएंगे आपको। ठीक है, गोंद पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो गोंद है। स्टार्च है, ठीक है, आपका प्रोटीन है। ये स्टूडेंट पता है, सबको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ प्रोटीन, है ना। प्रोटीन क्या होता है? क्या होता है? पेप्टाइड बंध होता है, पेप्टाइड बंध होता है इसमें। ठीक है, एमिनो अम्लों का बहुलक है, ढेर सारे एमिनो अम्ल मिल करके। कितना एमिनो अम्ल? लगभग 100 से अधिक एमिनो अम्ल, जिसका आणविक द्रव्यमान 1000 से भी ज्यादा होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं, नहीं तो पेप्टाइड कहते हैं, है ना भाई। कम रहता है तो पेप्टाइड कहते हैं। जब उनका आणविक द्रव्यमान 1000 से ऊपर हो जाता है और उनमें एमिनो अम्लों की लगभग 100 से भी अधिक संख्या होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं? आपका प्रोटीन कहते हैं। वैसे स्टार्च जो होता है, सबको पता है स्टार्च क्या होता है? मोनोसेकेराइड का जो है क्या होता है? बहुलक होता है मोनोसेकेराइड का। और मोनोसेकेराइड मतलब जिसमें कम से कम जो है 6 कार्बन होते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं, जिनको अगेन जल अपघटन करा करके जिनको पुनः सेकेराइड में नहीं बदला जा सकता, है ना। मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज है, तो सबको पता है स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ढेर सारे ग्लूकोज के अणु मिलकर के स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार है प्रोटीन है। और बता सकते हो डियर स्टूडेंट, आप लोग क्या बता सकते हैं? आप आरएनए डीएनए का भी बता सकते हो उधर एग्जांपल के रूप में। ठीक है, आप सुक्रोज है, कितना सारा पढ़ा है आपको, माल्टोज है, कितना सारा पढ़ा चुके हैं, है ना। तो वो सब चीज आप बता सकते हो। तो ये है आपके क्या चीज? प्राकृतिक बहुलक में भाई। ठीक है, प्राकृतिक रबर नहीं लिखा हूं मैं, प्राकृतिक रबर भी है। ठीक, प्राकृतिक रबर जो कि आइसोप्रीन का आपका बहुलक है, आइसोप्रीन पढ़ाएंगे, देखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार संश्लेषित बहुलक क्या होता है? संश्लेषण अर्थात जिन्हें कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है, ऐसे बहुलक को हम संश्लेषित बहुलक कहते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से हैं? तो आपका बेकेलाइट है, नायलॉन 66 है, पॉलीथीन है, बहुत सारा ढेर सारा है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है, बहुत सारा पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारा पढ़ेंगे वाला है। तो ये होता है डियर स्टूडेंट आपका, आप लोग एग्जाम्पल डेफिनेटली लिखना है यहाँ, बिना एग्जाम्पल के कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ से, बहुलक का कोई भी क्वेश्चन आए मेरे भाई, बिना एग्जाम्पल के आपको नंबर नहीं मिलता। लिख कर ले लो। ठीक है, तो संश्लेषित बहुलक में हमारा हो जाएगा पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, नायलॉन हो जाएगा आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड लिख सकते हो, पीवीसी लिखा जा सकता है, बहुत सारा है यार। ठीक है, पान लिख सकते हो। ठीक है,
पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन लिख सकते हो, बहुत बहुत कितना बताएंगे अभी आपको, बहुत सारा है। नायलॉन 6 अलग होता है, नायलॉन 6 अलग होता है, बेकेलाइट अलग होता है, बहुत सारा है। ठीक है, तो ये हो गया संरचना के आधार पर। देखिए तो संरचना के आधार पर इट इज, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कि रहने दें क्योंकि बहुत बड़ा बनने वाला है ना भाई। तो देख लीजिएगा डियर, संरचना के आधार पर इसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है डियर स्टूडेंट हमारा रेखीय बहुलक, और दूसरा होता है हमारा क्या चीज, शाखित बहुलक। क्या, शाखित बहुलक, शाखित बहुलक। तो रेखीय बहुलक किसे कहते हैं, रेखीय बहुलक, तो रेखीय बहुलक किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, जब एकलक इकाइयां एक दूसरे के साथ रेखीय रूप से जुड़ी होती है तथा इनका जो है डियर स्टूडेंट रेखीय रूप से एक दूसरे के साथ लंबी श्रृंखलाओं के रूप में जुड़ी रहती है तथा घनिष्ठ होती है, तब हम उसे रेखीय बहुलक कहते हैं। घनिष्ठता के कारण इनका जो है गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, हाई होता है। याद रखिएगा, गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, आपका क्या होता है, उच्च होता है डियर स्टूडेंट। जैसे कि इसकी संरचना भी बनाई जा सकती है, कैसे, ये देखिए ऐसे, इस प्रकार से आप संरचना बना सकते हो। ये एकदम सिंपल संरचना है ना, ऐसा इसको बनाया जा सकता है। और एग्जांपल इसका पॉलीथीन, तो पॉलीथीन को आप ऐसा बना सकते हो, देखो CH2 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना भाई, ठीक, CH2 इस प्रकार से आप CH2 अगेन CH2 इस प्रकार से आप लंबी श्रृंखला बना सकते हो। तो इसका एग्जांपल है पॉलीथीन। मैं बोल दिया, बता देना हर एक का एग्जांपल, रट्टा मार दो मेरे, पॉलीथीन सिंपल। शाखित बहुलक क्या है, तो शाखित बहुलक जिसमें एकलक इकाइयां लंबी श्रृंखलाओं के साथ साथ, लंबी श्रृंखला तो रहेगा, लंबी श्रृंखलाओं के साथ साथ पार्श्व में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, तथा जिनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है एज कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है, की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तब हम उसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, शाखित बहुलक कहते हैं। जैसे कि है आपका स्टार्च है डियर, और उसके साथ साथ में ग्लाइकोजन, क्या है, ग्लाइकोजन, ओके, इसको बोलते हैं क्या चीज हम लोग, इसमें शाखित तो रहता ही रहता है। तो आप लोग इस प्रकार से इसका बनाया जा सकता है, और बहुत दूर में, बहुत दूर में एक आध दो ऐसा शाखा निकाल दीजिएगा, समझ में आ रहा है, बहुत दूर में। एक इसी में छोटा सा नोट लिखिएगा आप लोग, क्रॉस बंधित बहुलक, क्या है, इसी का है क्रॉस बंधित बहुलक। तो क्रॉस बंधित बहुलक क्या होता है ये स्टूडेंट, तो ऐसे बहुलक जिसमें असंख्य एकलक इकाइयां एक दूसरे के साथ त्रिविम रूप से, 3 डायमेंशनल, इन फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशनल, त्रिविम रूप से एक दूसरे के साथ क्रॉस बंधित रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है, इसे क्रॉस बंधित बहुलक कहते हैं। जैसे कि बैकलाइट का संरचना बनाएंगे, आपको बताएंगे। ये देखिए, ये ईंट नहीं है ना, ईंट को भी हम लोग अक्सर ऐसी बना देते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी बना के दिखाएंगे आपको बैकलाइट कैसे बनता है। देखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड और आपका किसके, फिनॉल के संघनात्मक बहुलक के कारण वो जो है क्या बनता है, बैकलाइट का निर्माण होता है। तो इसका एग्जांपल है क्रॉस बंधित का बैकलाइट। अभी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, बैकलाइट पूरा पढ़ने जा रहे हैं मेरा भाई, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं संश्लेषण के आधार पर। तो संश्लेषण के आधार पर डियर स्टूडेंट 2 प्रकार का होता है, इनको लिखते जाइएगा ना, क्योंकि जगह थोड़ा कम है अभी, तो मैं सबको छोड़ देता, बचा देकर रख देता, फिर एक बार सीधा आप लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो संश्लेषण के आधार पर फिर अगेन इसको 2 टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है, और ये महत्वपूर्ण है, आपको पहले बता देता हूँ, INP है यहाँ, ठीक है। ये दोनों नहीं पूछे जाते, बट ये पूछा जाता है। तो संश्लेषण के आधार पर रहता है योगात्मक और संघनात्मक बहुलक। क्या, योगात्मक बहुलक, और है हमारा क्या चीज, संघनात्मक बहुलक। तो डियर स्टूडेंट, क्या होता है भैया योगात्मक बहुलक, तो ऐसे बहुलक जिनके निर्माण के फलस्वरूप कोई भी
एकलक का कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता या बहुलीकरण के दौरान कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता, उसे हम लोग बोलते हैं योगात्मक बहुलीकरण। चूंकि कोई भी एकलक अणु बाहर नहीं निकलता या बहुलीकरण के दौरान कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता, इस कारण इसका आणविक द्रव्यमान स्थिर रहता है, अर्थात एकलक के आणविक द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। बहुलक का आणविक द्रव्यमान एकलक के आणविक द्रव्यमान के योग के बराबर रहता है। अच्छे से सुनिए और याद रखिए, रीजन ये है कि इन दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, बराबर रहता है। और यह जो है योगात्मक बहुलीकरण जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें H2O, मेथेनॉल, अमोनिया जैसे कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता। जस्ट लाइक एग्जाम्पल पॉलीथीन, क्या दिया, पॉलीथीन है, याद रखिएगा क्या है, पॉलीथीन है। और बहुत सारे बता दूं क्या, पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, पान है, पॉलीएक्रिल जो है पॉलीनाइल क्लोराइड भी आता है, पीवीसी है, ठीक है, ऐसे ढेर सारे हैं। लेकिन पॉलीथीन को आप रट्टा मान लीजिए। पॉलीथीन इस कारण मैं बार बार लिखा रहा हूं ताकि देखो भाई ढेर सारे जो है हमारे डेफिनेशन में अगर हम एक एग्जांपल यूज करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। रीजन क्या है, क्वेश्चन तो ढेर सारा नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, 3 या 4 में, 3 नंबर में, तो आपके लिए बेनिफिट है ना भाई, 1 क्वेश्चन आएगा और आप ढेर सारा डेफिनेशन के लिए 1 एग्जांपल याद किया तो याद रहेगा। अगर सब में मैं अगर डिफरेंट एग्जांपल लिखाऊंगा तो सोचिए आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो पॉलीथीन, जैसे कि डियर स्टूडेंट, पॉलीथीन एकलक अणु का पॉलीथीन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 × 24 और 24 और 4 हो गया 26, है कि नहीं। तो 26 का अगर 10 ठो मैं पॉलीथीन लूंगा, सॉरी 10 ठो एथिलीन लूंगा या 100 एथिलीन लूंगा, 100 एल्कीन बोलते हैं या एथिलीन बोलते हैं, और इसका बहुलीकरण जब कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉलीथीन मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉलीथीन मिलेगा, ठीक है। तो पॉलीथीन का 1 का 26 है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2600। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 2600 होगा। मतलब उसके आणविक द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती, क्यों, क्योंकि वहां कोई भी एकलक अणु बाहर नहीं निकल रहा या कोई भी जल के अणु बाहर नहीं निकल रहा, तो कम कहां से होगा। और यह असंतृप्त मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा, एकलकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। और संख्यात्मक बहुलक की बात करें तो ऐसे बहुलीकरण जिसके दौरान कम आणविक द्रव्यमान वाले जैसे जल, मेथेनॉल, अमोनिया जैसे अणु बाहर निकल जाते हैं, तो इस बहुलीकरण को संख्यात्मक बहुलीकरण कहते हैं एवं प्राप्त बहुलक को संख्यात्मक बहुलक कहते हैं। इसमें बहुलक का आणविक द्रव्यमान एकलक के आणविक द्रव्यमानों के योग से कम प्राप्त होता है, क्योंकि कुछ अणु बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ यह जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है भैया। जैसे प्रोटीन है, नायलॉन 6 है, स्टार्च है, ठीक है, आरएनए डीएनए अर्थात न्यूक्लिक अम्ल है, मैं पढ़ा चुका हूँ इन चीजों को, आप जाकर के देखिए, बेहतरीन तरीके से आरएनए डीएनए पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। सेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब पढ़ चुके हैं, रामनोज सब पढ़े हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रोटीन ही बना रहा हूं मैं, प्रोटीन तो सबको पता है, प्रोटीन जो है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमारा प्रोटीन जो है वह एमिनो अम्ल का क्या होता है, एमिनो अम्ल, देखिए ये एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल का क्या होता है, बहुलक होता है। तो मेरे भाई जब 2 एमिनो अम्ल आपस में इसको मिटा रहे हैं, ताकि मैं आप इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ताकि 2 एमिनो अम्ल को आप लोग देखिएगा, CH3 ये इधर रख दीजिएगा, CH3 अल्फा एमिनो अम्ल बनाना है आपको, ओके, अल्फा एमिनो अम्ल बनाना है, NH2COOH, ठीक है, प्लस ध्यान दीजिएगा NH2CH3 वही चीज है, डिफरेंट कुछ नहीं है, क्या है, वही चीज है ना। ये है अल्फा एमिनो अम्ल और ये है हमारा क्या है, COOH। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या होता है, जब भी दो अल्फा एमिनो अम्ल मिलते हैं तो एक पेप्टाइड बंध बनता है, जिसको हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। और इसमें ये देखिए एक जल के अणु निकल जाता है, इस हाइड्रो मैं एमीन समूह को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए HNH लिख सकता हूँ, NH2 ये है, तो यहाँ H2O बाहर निकल जाता है, इतना बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ का भी एक हाइड्रोजन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, और यहाँ का OH जो है बाहर निकलेगा। तब जो हमें प्राप्त होगा ये होगा क्या चीज, प्रोटीन प्राप्त होगा, ठीक है, प्रोटीन प्राप्त होगा।
और प्रोटीन जो प्राप्त होगा तो आप सब लोग देख रहे हो H2O यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है। तो इसी प्रकार हर 2 एमिनो अम्ल के संयोग करने से एक जल के अणु को जो है बाहर निकल जाता है। तो उसका आणविक द्रव्यमान कमी होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी सर, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी, है कि नहीं? तो यह है संख्यात्मक बहुलीकरण। सबको समझ में आ रहा है मेरा भाई? सबको समझ में आ रहा है? अब देखें बल के आधार पर, चलिए अब देखते हैं बल के आधार पर। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं बलों के आधार पर। तो बलों के आधार पर, और इससे पहले बलों के आधार पर, इससे पहले आप एक छोटा सा नोट लिख लीजिए या लिख लीजिए सहबहुलक, सहबहुलक एवं समबहुलक, सहबहुलक एवं समबहुलक। ये सहबहुलक और समबहुलक क्या है ये समझिएगा, नाम से स्पष्ट है, ठीक है, लग तो रहा है दोनों का नाम सेम है ना, लेकिन समबहुलक का अर्थ क्या है, सहबहुलक का अर्थ क्या? देखिए, ऐसे बहुलक जिसमें एकलक अणु, सभी एकलक अणु समान हो, समबहुलक कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, अगर मैं इसको एकलक अणु मान लूं, ठीक है, ये और एक एकलक अणु मान लूं और ये एकलक अणु मान लूं, या ऐसे कर लो यार, क्यों ऐसे कर रहे हो, ये और ये 3 ठो कर लेते हैं, है ना। तो जो बहुलक बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसमें क्या, समबहुलक मतलब सभी एकलक अणु समान होते हैं। जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन में आप सबको पता है सबके सब क्या होते हैं, एथीन के अणु होते हैं, है ना। इसलिए क्या समबहुलक है, क्योंकि सबके सब क्या है, एकलक क्या है, एथीन है, ठीक है। इसी प्रकार प्रोटीन में सभी के सभी एकलक अणु क्या होते हैं, हमारे एमिनो अम्ल होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, एमिनो अम्ल होते हैं मेरे भाई। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट आप बोल सकते हो, रबर बता सकते हो, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर भी क्या है, एक हमारा समबहुलक का ही उदाहरण है, ठीक है। पीवीसी बता सकते हो, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यह भी क्या है, समबहुलक उदाहरण। सहबहुलक क्या है, जब हमारा जो है एकलक अणु भिन्न भिन्न प्रकार की, जिसकी इसको मैं रंगीन कर देता हूँ, ठीक है, रंगीन दिखा होगा आपको थोड़ा बहुत, और ये देखिए ये अलग है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक अणुओं से मिलकर किसी बहुलक का निर्माण होता है, तब हम इसको बोलते हैं समबहुलक। जैसे कि है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर SBR है, ठीक है। आपका डियर स्टूडेंट बेकेलाइट है, जो फिनॉल और हमारा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, बेकेलाइट, ठीक है। इसी प्रकार है आपका नायलॉन 66 है, नायलॉन 66 है, ठीक है, और ढेर सारे हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सहबहुलक। दैट्स क्लियर ना, सबको अच्छे से वेरी गुड। देखते हैं अब हम क्या चीज, बल के आधार पर वर्गीकरण। तो बल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग है मेरे भाई, ये देखिए 4 भाग कौन कौन से, ये देखिएगा, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ बहुलक, ठीक है। दूसरा है हमारा डियर स्टूडेंट फाइबर, फाइबर बहुलक, जिसको हम लोग रेसिस बोलते हैं, फाइबर बहुलक, ठीक है। तीसरा है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और चौथा है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। तो बात करते हैं प्रत्यास्थ बहुलक की। प्रत्यास्थ बहुलक किसे कहते हैं, तो ऐसे बहुलक, ऐसे बहुलक जिसके अचलकों के मध्य दुर्बल आणविक बंध होता है। याद रखिएगा, दुर्बल आणविक बंध, क्योंकि बंध के बल के आधार पर है, तो दुर्बल आणविक बल होता है, ठीक है। जिनके एकलकों के बीच दुर्बल आणविक बल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। इसे जो है डियर स्टूडेंट, प्रत्यास्थ होता है मतलब इलास्टिक होता है, खींचने पर जो है क्या हो जाता है, तन जाता है, तनाव होता है इसमें, खींचने पर इसमें तनाव उत्पन्न होता है। और खींचने के पश्चात यदि हम इसको छोड़ देते हैं तो यह अपने पूर्वावस्था में, पूर्वावस्था में मतलब बिगिनिंग पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। इलास्टिक आजकल काफी एडवर्टाइजमेंट आता है, समझ गए होंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। बहुत इलास्टिक का जो है, कपड़ा इलास्टिक का आता है कि नहीं, तो इलास्टिक का प्रत्यास्थ का आता है। इसमें ये स्टूडेंट एग्जांपल हमारा रबर, प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर, इसका क्या है उदाहरण है। फाइबर देखिए, फाइबर बहुलक, तो फाइबर बहुलक किसे कहते हैं, ऐसे बहुलक जिसके एकलक इकाइयों के मध्य प्रबल
अंतर आणविक बल पाया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, उसे हम फाइबर बहुलक कहते हैं तथा इनमें तनाव नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें तनाव तन्यता नहीं पाया जाता। ओके, अच्छा, इन दोनों के मध्य एक और चीज है, क्या चीज, इसी में है, हमारा प्रत्यास्थ बहुलक में ही है क्रॉस बंधित बहुलक। तो क्रॉस बंधित बहुलक क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं हम, उसकी जो तन्यता है, ठीक है, मतलब इलास्टिक है, इलास्टिक, उसको कम करने के लिए उसमें क्रॉस बंधित सल्फर के बहुलक मिलाते हैं, क्रॉस बंधित सल्फर मिलाते हैं, जिसके कारण इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं, वल्कनीकरण याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्मोप्लास्टिक बहुलक क्या है। अच्छा, फाइबर का एग्जाम्पल नहीं दिया ना मैं आपको, फाइबर बहुलक का एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट आपका, इसका है नायलॉन, क्या है, नायलॉन, ठीक है, नायलॉन 66। बात करें तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक किसे कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक बहुलक रेखीय बहुलक होते हैं, क्या, रेखीय, हम पढ़ चुके हैं, रेखीय बहुलक होते हैं तथा इसे योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कौन सी अभिक्रिया द्वारा, योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, इन्हें गर्म करने पर ये पिघलते हैं, नरम हो जाते हैं और उसके बाद पिघलने लगते हैं, और यही कारण है कि इसे पुनः इनके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात ये परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। जैसे कि है आपका नायलॉन है, रबर है, ठीक है, नायलॉन है, रबर है, पॉलीथीन है, तो इनको हम लोग जो है पिघला करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये होता है थर्मोप्लास्टिक बहुलक। थर्मोसेटिंग बहुलक क्या है, थर्मोसेटिंग बहुलक वास्तव में क्रॉस बंधित बहुलक होते हैं, अर्थात साखित बहुलक होते हैं, साखित बहुलक होते हैं, जिन्हें संघनन अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। संघनन हम पढ़ चुके, संघनन अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इन्हें गर्म करने पर ये नरम या पिघलते नहीं हैं, अपितु जल जाते हैं। क्या होते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। इस कारण इसके आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके आकार को परिवर्तन करने के लिए इसको पिघलाना होगा, नरम करना होगा, और नरम होने से पहले ये जल जाता है। तो कैसे पिघलाओगे, कैसे नरम करोगे, बताओ मुझे, ठीक है। इसका बेस्ट उदाहरण बैकलाइट, क्या है, बैकलाइट। बैकलाइट समझना है मेरे भाई, तो आपके घर में जो लाइट बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड ऑन ऑफ करते हैं, है ना, कुर्सी होता है, कुर्सी, चेयर, प्लास्टिक का चेयर, वो वास्तव में बैकलाइट का होता है, ठीक है। उनको गर्म करोगे ना तो पिघलने के पहले वो जो है, कुर्सी तो नहीं, कुर्सी में थोड़ा सा वो रहता है, बट पक्का डेफिनेटली आपका जो है वो स्विच बोर्ड जो रहता है उसको पिघला के देखिएगा, वो जल जाता है, पिघलता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया थर्मोसेटिंग हमारा बैकलाइट। अब बस एक टॉपिक अब हम लोग और कर लेते हैं, क्या चीज, हमारा संघनन बहुलक और इसमें अंतर।